अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फार्माकोडायनामिक्स। अब लास्ट लेक्चर में हमने फार्माकोकाइनेटिक्स को डिटेल में स्टडी किया। अब हमने पढ़ना है फार्माकोडायनामिक्स। अब हमने ये देखना है कि आपकी ड्रग एंटर तो हो गई, ब्लड में एंटर हो गई, वो अपनी साइट ऑफ एक्शन पे यानी कि अपने सेल में जहाँ उसने एक्शन परफॉर्म करना है वहाँ पे वो पहुँच गई है। अब आगे वो क्या क्या करेगी, ठीक है? वो किस तरह से अपना एक्शन परफॉर्म करेगी, किस मॉलिक्यूल के साथ जाके बाइंड करेगी। तो ये जो स्टडी होती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कि ड्रग ने काम कैसे करना है, इस चीज को हम बोलते हैं फार्माकोडायनामिक्स। अच्छा, तो अब ये जो फार्माकोडायनामिक्स है, ठीक है, इसको इसके लिए ना हम पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले एक सबसे पहली जो चीज होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी किस नेचर की है, जिस तरह यहाँ पर आपको शो हो रही है इस पिक्चर में, आपकी लिपिडिक नेचर की होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। और उसके मिड में ना कुछ चैनल्स लगे होते हैं। ठीक है, जिन चैनल्स की मैंने बहुत टाइम आपसे ना बात की है कि प्रोटीन नेचर के चैनल्स होते हैं, आपकी लिपिडिक नेचर के चैनल हो सकते हैं। अब इन चैनल्स का क्या काम है? इन चैनल्स का काम है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करने देना, ठीक है, या कोई रिएक्शन करवाना। तो ये जो बेसिकली चैनल्स होते हैं ना, ये रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। अब रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर बेसिकली ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके जो ना सिग्नल को रिसीव करता है। कोई भी चीज़, कोई भी सिग्नल उसमें आ रहा है, उसको वो रिसीव कर रहा है, तो उसको बेसिकली हम बोल देते हैं रिसेप्टर मॉलिक्यूल। अब जो आपकी जिस तरह हम अगर लार्जर स्केल पे बात करें तो आपकी आइज़ एक रिसेप्टर्स हैं, आपकी नोज़ एक रिसेप्टर है, ठीक है, आपकी स्किन एक रिसेप्टर है। आइज़ क्या करती हैं? आइज़ बेसिकली लाइट के सिग्नल को रिसीव करती हैं और उससे इमेज बनाती हैं, ठीक है, जो फिर बाद में ब्रेन आपको बताता है कि ये इमेज किस चीज़ की है। इसी तरह से जो आपके ईयर्स हैं, वो साउंड को रिसीव करते हैं और फिर फर्दर उसकी डिटेक्शन वगैरह की जाती है। ठीक है, तो ये आपके लार्ज स्केल के रिसेप्टर्स हैं। उसी तरह माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, आपके सेलुलर लेवल पे, आपके सेल के ऊपर भी रिसेप्टर होते हैं, सेल के अंदर भी रिसेप्टर होते हैं। अब आपको पता है कि हर चीज़ जो है एक तरह से केमिकल से बनी है, और आपकी बॉडी में हर वक्त केमिकल रिएक्शंस ही हो रहे हैं। किस लेवल पे हो रहे हैं? आपके सेलुलर लेवल पे हो रहे हैं, सेल के लेवल पे हो रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सेल है ना, इसी पे कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ केमिकल अटैच होते हैं जिन्हें हम रिसेप्टर बोल देते हैं। अब उन रिसेप्टर्स पे हर रिसेप्टर का ना एक अपना मॉलिक्यूल हो सकता है, एक अपना केमिकल हो सकता है जो वो उसके साथ आके बाइंड करेगा, उसे इधर ओपन कर देगा या क्लोज कर देगा, या कोई उसे एक्टिवेट कर देगा। रिसेप्टर्स ने, हमने कहा ना कि रिसेप्टर का काम है कि सिग्नल को रिसीव करना और आगे फिर फर्दर सिग्नल भेजना। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्म में सिग्नल भेजेगा। इधर कोई चैनल ओपन कर देगा, इधर कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करवा देगा, कोई एंजाइमेटिक प्रोसेस स्टार्ट करवा देगा। ठीक है, तो ये अब होलली एंड सोलली आपके रिसेप्टर पे डिपेंड करता है। अब जो आपके ड्रग्स है ना, वो केमिकल, बेसिकली केमिकल्स हैं। अब हर ड्रग का ना एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, स्पेसिफिक जगह पे वो जाके बाइंड करती है। ठीक है, अब कुछ जो आप कह लें, कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो आपकी लेट से कि वो लिवर में, उसके लिवर सेल में उसके रिसेप्टर हैं, वो वहाँ जाके बाइंड करेंगी, वहाँ पे अपना एक्शन करेंगी। कुछ के रिसेप्टर ब्रेन सेल्स में है, वो वहाँ जाके बाइंड करेंगी। कुछ के रिसेप्टर्स मल्टीपल साइट्स में है, तो वो वहाँ जाकर बाइंड करेंगी और अपना एक्शन परफॉर्म करेंगी। तो ड्रग के लिए, आपकी मेडिसिन के लिए ज़रूरी है कि वो रिसेप्टर पे जाकर बाइंड करे, तभी वो अपना एक्शन परफॉर्म कर सकती है। विदाउट बाइंडिंग टू रिसेप्टर, ठीक है, विदाउट इंटरेक्टिंग टू रिसेप्टर, वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। ठीक है, तो आपकी जो ड्रग के, हमें पता है दो इफ़ेक्ट आते हैं। एक उसका यूज़फुल इफ़ेक्ट होता है जो हमें रिक्वायर्ड इफ़ेक्ट होता है, और कुछ वो साइड इफ़ेक्ट भी प्रोड्यूस करती है। अब ये जो साइड इफ़ेक्ट वाली चीज़ है ना, ये क्यों आ रही है? क्योंकि
आपकी ड्रग मल्टीपल साइट्स ऑफ बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और मल्टीपल साइट्स पे जाके बाइंड करती है। जैसे लेट्स से कि आपकी एक ड्रग है, कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी डाइक्लोरॉन, ठीक है, बेफ्लाम कैफ्लाम, ये इन सब नाम से आती है। अब ये जो डाइक्लोरॉन टैबलेट है, इसका काम है पेन को रिलीफ देना, ठीक है। जब ये बॉडी में एंटर करती है ना, तो ये मल्टीपल साइट्स में जाती है, जीआईटी में भी जाती है, इंटेस्टाइन्स में भी जाती है, आपकी बाकी एरियाज में भी जाती है, ठीक है। तो अब ये पेन साइड पे भी पेन साइड पे जाएगी, वहाँ पर रिलीफ दे देगी, पेन से आपको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन ये जो जीआईटी में आ रही होती है, इंटेस्टाइन्स में जा रही होती है, ये वहाँ पर क्या करती है, ये वहाँ पर ना ऐसा प्रोसेस कर देती है जिसके थ्रू जो आपकी, आप कह लें कि जो आपकी म्यूकस की लाइनिंग होती है ना जीआईटी में, आपको पता है कि जीआईटी में जो लेयर होती है म्यूकस की, वो बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर रही होती है उससे एसिडिक एसिड से, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये स्टमक में बहुत ज़्यादा कोई पर्सन डाइक्लोरॉन लेता है तो क्या होता है कि वो लेयर लेयर जो है उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी। अब लेयर की जो ब्रेकडाउन होगी उससे क्या होगा, उसके रिजल्ट में अ, आपकी अ, आपकी अल्सरेशन हो सकती है। आपका जो एसिड है वो आपकी स्टमक की लेयर को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से उसका साइड इफ़ेक्ट आता है। तो डाइक्लोरॉन का एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो वो स्टमक डिस्टर्बेंस, इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस और अल्सरेशन वगैरह ये सब कॉज करते हैं, ठीक है। तो यूजुअली जब भी हम पेन किलर्स देते हैं और हम पेशेंट की हिस्ट्री वगैरह लेते हैं तो साथ में हम कोई ना कोई उन्हें जो आपकी कह सकते हैं कि ओमेप्राजोल वगैरह और ये सारी चीज़ें भी साथ देते हैं, या फिर कोई गैस्ट्रोप्रोटेक्टेंट जो लेयर बिल्डअप करे और इसको अपना साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने से रोके, ठीक है। ये तो मतलब यूजुअली तो हम नहीं लेते, अगर किसी की लॉन्ग टर्म थेरेपी है तो उस केस में हम ये वाले प्रोसेसेस करते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है कि आपके ड्रग का बेनिफिशियल रोल भी होता है और हार्मफुल रोल भी होता है, ठीक है। और ये एक्शन कैसे करेगी, बाय इंटरेक्टिंग विद रिसेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। रिसेप्टर या रिसेप्टर को अब हम बाइंडिंग मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, टारगेट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ड्रग जाएगी उस अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी, और अब वो उस रिसेप्टर पे डिपेंड करता है कि कोई केमिकल रिएक्शन वो स्टार्ट कर रहा है, कोई चैनल ओपन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या करता है, वो कोई ना कोई एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है जिससे फिर आपका जो ड्रग का काम है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ये आपके साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कुछ एक्सटर्नल रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ इंटरनल रिसेप्टर्स भी होते हैं। अब हमेशा यही बात है आगे मेंशन कि रिसेप्टर के साथ जब ड्रग बाइंड करेगी तो आपके बायोकेमिकल प्रोसेस या बायोफिजिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और आपका जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। अब ड्रग जो हैं वो डिफरेंट वेज में इंटरेक्ट करते हैं, या इंजाइम से बाइंड कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड से, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स पे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि ड्रग का रिसेप्टर है का, सिंपल, उसी पे ये डिपेंड करेगा। अब हमने एक बिल्कुल जब हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था तब हमने एक बात डिस्कस की थी कि जो ड्रग होती है वो जो है किस तरह से काम करती है। ड्रग का बेसिकली काम होता है क्या, जो आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेंज है, ठीक है, उसको अचीव करना। हमने एग्जांपल ब्लड प्रेशर की ली थी कि ब्लड प्रेशर जो है आपका नॉर्मल है 120/80, ठीक है। 120/80 आपका ब्लड प्रेशर है, अगर वो इससे इंक्रीज रहना शुरू हो जाता है तो हम उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। जब वो डिक्रीज रहना स्टार्ट कर देता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, तब हम उसे बोल देते हैं कि हाइपोटेंशन हो गई है, ठीक है। तो बेसिकली ड्रग का काम क्या होगा, अगर तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो उसे इंक्रीज करके नॉर्मल करना, और अगर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है तो उसे डिक्रीज करके नॉर्मल की तरफ लेके आना। तो ड्रग का काम होता है आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को अचीव करना, ठीक है।
तो ड्रग दो टाइप की होंगी, एक फंक्शन को इंक्रीज करने वाली, एक फंक्शन को डिक्रीज करने वाली। ठीक है, तो जब ड्रग किसी भी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगी तो या तो वो उस मॉलिक्यूल उस रिसेप्टर की एक्टिविटी को बहुत इंक्रीज कर देगी या उसकी एक्टिविटी को डिप्रेस कर देगी, डिक्रीज कर देगी। ये अब डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है आपकी नेचर ऑफ ड्रग पे, कि वो ईदर एक एगोनिस्ट है या एंटागोनिस्ट है। ठीक है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ड्रग की दो टाइप्स होती हैं, एक एगोनिस्ट होते हैं, एक एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट ड्रग जैसे कि अगर हम इसी ब्लड प्रेशर की एग्जांपल लें तो इसमें जो ब्लड प्रेशर को रेज कर रही हैं वो एगोनिस्ट ड्रग होंगी, जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर रही हैं वो एंटागोनिस्ट ड्रग होंगी। ठीक ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली एक प्रोसेस को डिक्रीज कर रही हैं। अगर हम बहुत ही ये ले लैंग्वेज में अगर हम इन चीज़ों को डिस्कस करें तो वो आपकी ये एग्जांपल बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, उसके बाद ना अब हमने आपके जो मेजर रिसेप्टर्स की फैमिली हैं उन्हें देखना है। ठीक है, उनकी एग्जांपल देखनी है। तो रिसेप्टर के डिफरेंट टाइप, जो मैंने आपको बताया कि आपके रिसेप्टर्स के डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब ये इंट्रासेलुलर भी होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स भी होते हैं। ठीक है, अब ये मेजरेबल रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। ये एंजाइम हो सकते हैं, कोई प्रोटीन्स हो सकती हैं, ये न्यूक्लिक एसिड का कोई पोर्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इनमें से जो मेजर रिसेप्टर्स हैं उन्हें हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हैं आपके लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स। ठीक है, इसकी ये यहाँ पर पिक्चर भी बनी है। लाइगेंड भी बेसिकली किसे बोलते हैं, किसी केमिकल को बोलते हैं। ठीक है, किसी केमिकल, रिसेप्टर, ड्रग, सॉरी रिसेप्टर कहने हैं, केमिकल, ड्रग, हार्मोन, किसी को भी बोल सकते हैं लाइगेंड। तो लाइगेंड बेसिकली ऐसी चीज़ है जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रही है और उसके रिजल्ट में वो जो रिसेप्टर है कोई चैनल खोल रहा है, कोई पाथवे खोल रहा है जिसके थ्रू आपकी आयंस की मूवमेंट हो रही है। मैंने बताया था ना आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उस पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उस पे चैनल्स प्रेजेंट होते हैं और जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को एंट्री देते हैं। ठीक है, तो अब जब कुछ आपके ड्रग्स ऐसी होंगी जब वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करेंगी तो उसके रिजल्ट में वो चैनल को ओपन कर देंगे, एक गेट को ओपन कर देंगे जिसके थ्रू फिर आयंस की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों केसेस हो सकते हैं, आयंस की मूवमेंट स्टार्ट भी हो सकती है, आयंस की मूवमेंट स्टॉप भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये लिंक्ड है लाइगेंड से, यानी कि एक केमिकल आया, रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, उसकी वजह से इधर आपका चैनल ओपन हो गया या इधर आपका चैनल क्लोज हो गया। तो इस तरह के रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, आयन की। ठीक है, ऑयंस का बेसिकली जो मूवमेंट है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस अंदर और बाहर, उसको मेंटेन करने के लिए ये चैनल्स यूज होते हैं। ठीक है, और इनकी जो एक्टिविटी है वो रेगुलेट कौन कर रहा होता है, वो लाइगेंड मॉलिक्यूल रेगुलेट कर रहा होता है। ठीक है, लाइगेंड मॉलिक्यूल यानी कि केमिकल मॉलिक्यूल्स। अब नेचुरल अगर हम बॉडी में देखें ना तो एक तो हम ड्रग की बात करते हैं, यानी कि आउटसाइड से हम कोई केमिकल दे रहे हैं। एक नेचुरली भी आपकी बॉडी में प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, नेचुरली भी आपकी बॉडी केमिकल प्रोड्यूस कर रही होती है जो इन आपके नॉर्मल प्रोसेसेस को रेगुलेट कर रहे होते हैं। अब उन्हीं में एग्जांपल आपको दी हुई है निकोटिनिक रिसेप्टर्स की, गाबा रिसेप्टर्स की। ठीक है, ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं एन एन और एन एम, ये आगे हम ना डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो अभी हम ना इसे बस जनरली देख लेते हैं। ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं ये बेसिकली इनका जो केमिकल होता है ना, इनका लाइगेंड वो होता है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन बेसिकली इनको या जब निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो इनको ओपन कर देता है, फिर आयंस की मूवमेंट इनमें से स्टार्ट हो जाती है। अब दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो गाबा रिसेप्टर है। ठीक है, जिसमें मॉलिक्यूल जो होता है वो गाबा होता है, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। ये जो गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड है ये गाबा रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करता है और जब वो बाइंड करता है तो वो स्पेसिफिक चैनल्स को ओपन कर देता है। ठीक है, इसको भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी किसकी एग्जांपल है, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल की। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कौन से रिसेप्टर्स हैं, अब इनमें ना देखें, ये जो आउटसाइड आपको नजर आ रहा है ना, ये वाली जो रीजन है ये इसका रिसेप्टर है, इसके साथ ये जो पूरी अटैच है ये जी प्रोटीन्स हैं। ठीक है, जो ब्लू ब्लू कलर की आपको नजर आ रही है।
अब ये जो जी प्रोटीन्स हैं, जब ये तब अपना काम करना शुरू करेंगे जब इधर आके रिसेप्टर पे आपके ड्रग या जो नेचुरल केमिकल है बॉडी का, वो आके बाइंड करेगा। जैसे ही ये देखो, ये जो रेड बॉल है, ये केमिकल भी हो सकता है, ये ड्रग भी हो सकती है। तो ये जब आके बाइंड करेगा तो ये आपकी जी प्रोटीन एक्टिव हो जाती हैं। अब जी प्रोटीन जो है ना, बेसिकली प्रोटीन्स हैं अलग अलग नेचर की। तो ये जो जी प्रोटीन्स हैं, इनके 3 यूनिट्स हैं। ठीक है, 3 यूनिट से मिलके ये एक प्रोटीन बनी हुई है, अल्फा बीटा और गामा सब यूनिट। अब जब ना जब ये मॉलिक्यूल आके बाइंड करता है, तो ये जो अल्फा यूनिट होती है ना, ये इनसे डी अटैच होती है। और डी अटैच होने के बाद ये प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है। ठीक है, प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन क्या है, कैसे होती है, ये आपके लेवल की चीज़ें नहीं है डिस्कस करने की। ठीक है, आपको सिर्फ जर्नल पता होना चाहिए कि बेसिकली ये डी अटैचमेंट के रिजल्ट में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, जिनकी बेसिस पे इंट्रा सेलुलर इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड फैमिली है जिसे हम जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर भी बोलते हैं। इनमें क्या होता है, आपकी ये सिंगल पेप्टाइड पे कंसिस्ट करते हैं। सिंगल पेप्टाइड का मतलब है सिंगल प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन होती है, ये 3 सब यूनिट से लिंक्ड होती है, जिन्हें अल्फा बीटा और गामा सब यूनिट्स बोलते हैं। अब ये क्या करती हैं, जब स्पेसिफिक आपका लाइगेंड मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन ये वाला रीजन, यानी कि जो आपके सेल से बाहर वाला रीजन है, उस पे आके जब वो बाइंड करती है, तो आपकी जी प्रोटीन एक्टिव हो जाती है। ठीक है, और इस इन रिसेप्टर्स में किसकी एग्जांपल है, अल्फा और बीटा एड्रीनो रिसेप्टर्स, इन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपके जो नेक्स्ट चैप्टर है उनमें आ रहा है, उनमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अल्फा और बीटा एड्रीनो रिसेप्टर्स कौन से होते हैं। अभी सिर्फ आप एग्जांपल देख लें। उसके बाद है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स आपके थर्ड मेजर फैमिली है। अब हम इसे देख लेते हैं। इधर ना बेसिकली ये देखें, ऊपर ये येलो सा जो अटैच हो रहा है, ये आपका ड्रग मॉलिक्यूल है। जैसे ड्रग मॉलिक्यूल अटैच होता है ना, तो इंटरनली क्या होता है, इधर ना एंजाइमेटिक प्रोसेस शुरू हो जाता है, एंजाइम रिएक्शन शुरू हो जाता है। और आपकी उस एंजाइमेटिक रिएक्शन के रिजल्ट में आपका केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इंजाइमेटिक एक्टिविटी को स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या है, थर्ड फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स है। इसमें क्या होते हैं, इसमें साइटोसोलिक एंजाइम इन रिसेप्टर के साथ इंटरनली अटैच होते हैं, पार्ट होते हैं इनका। ठीक है, अब क्या होता है, जब लाइगेंड बाइंड करता है, तो वो एक्टिवेट भी कर सकता है और इनहिबिट भी कर सकता है साइटोसोलिक एंजाइम एक्टिविटी को। ठीक है, साइटोसोल बेसिकली आपके साइटोप्लाज्म को बोलते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड पोर्शन होता है उसे बोलते हैं। तो बेसिकली तो आपका एंजाइम तो उसी के अंदर प्रेजेंट है ना। तो वो बेसिकली इस रिसेप्टर से लिंक्ड होता है। जैसे इस रिसेप्टर पे कोई मॉलिक्यूल आके बाइंड करेगा, तो वो देख रहे होते हैं कि हमने एंजाइमेटिक प्रोसेस को स्टार्ट करना है या स्टॉप करना है। ठीक है, तो इसमें जो एग्जांपल है वो आपकी इंसुलिन रिसेप्टर्स की एग्जांपल है। इंसुलिन इस तरह से काम करती है। उसके बाद जो आपके लास्ट रिसेप्टर हैं वो है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ये इंट्रासेलुलर नाम से इंडिकेट है कि सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, साइटोप्लाज्म वगैरह में या न्यूक्लियर या न्यूक्लियोलस में। ठीक है, तो अब इनमें क्या होता है कि अगर तो साइटोप्लाज्म में है, तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, आपका साइटोप्लाज्म में जाके उस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। फिर वो आपकी सीरीज ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। जो सीरीज ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होंगे, वो बेसिकली प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन भी करते हैं और जीन एक्सप्रेशन भी करते हैं। मतलब वो ऐसे सिग्नल स्टार्ट करेंगे जिनसे आपका जो न्यूक्लियस है वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर न्यूक्लियस के अंदर आपकी जो जीन है, जो स्पेसिफिक सेगमेंट है डीएनए, उससे आपका मैसेंजर आरएनए बनाया जाता है और मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन्स बनाई जाती हैं। ठीक है, और इस तरह के रिसेप्टर कौन से होते हैं, आपके स्टीरॉयडल रिसेप्टर जो हैं वो इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी थी किससे रिलेटेड फार्माकोडायनामिक्स, और उन फार्माकोडायनामिक्स थी जिसमें हमने रिसेप्टर्स को डिस्कस किया। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जितनी भी ड्रग्स होती हैं वो किसी ना किसी रिसेप्टर पे बाइंड करती हैं। इधर उस रिसेप्टर के प्रोसेस को, जो उस रिसेप्टर से लिंक प्रोसेस है, उसे या तो एक्टिवेट कर देंगी या इनहिबिट कर देंगी। ठीक है,